हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 2 फॉर जेएसएससी सीजीएल 2023। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:5 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे B1 और H1 लिखेंगे, चूँकि इसमें दो त्रिभुज का दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये 1/2 इंटू B2 इंटू H2। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऊंचाइयों का अनुपात। ये क्षेत्रफल का जो वैल्यू दिया है वो 4:3 दिया है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कट रहा है इसको काट देते हैं, 1/2 कट गया। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का हाइट दिया है 6 और 5। तो यहाँ से लिखेंगे B1 इंटू 6/B2 इंटू 5 इक्वल टू 4/3। जो कट रहा है इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा B1 9 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू B2। तो यहाँ B1 के सामने जो वैल्यू होता है वो B1 का होता है और B2 के सामने जो वैल्यू होता है वो B2 का होता है। दैट मीन्स जो होगा बेस जो होगा क्या हो जाएगा, B1/B2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, B1 के सामने 10 है तो 10/9 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रमशः 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पी क्यू और आर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से पहले 8 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो होता है टफ लेवल में आते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, दिया हुआ 36, पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो 36 48 और 144 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाता है, टोटल वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 144, ठीक। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 144। अब देखते हैं इसका इफ़िशियंसी क्या होगा। तो 36 4 जा होता है आपका 144, तो ये 4 हो गया। ये का इफ़िशियंसी 48 दिया, तो ये हो जाएगा आपका बी का इफ़िशियंसी, और 144 एकम 144। क्लियर। अब देखिए कंडीशन ऐसा कुछ होता है कि अगर बोल रहा है कि पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, अगर बाद बोलता तो क्या करते, यहाँ पे 12 इंटू 4 करते और संख्या को घटा देते अगर बाद बोलता तो। लेकिन पहले अगर बोल रहा है तो क्या करना है, इसको इंड तक काम करवा देना है, ठीक है। तो इसका 12 चक 48। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 144 प्लस 48 यहाँ हो गया। और फिर क्या बोल रहा है, क्यू 8 दिन पहले, क्यू 8 दिन पहले, तो यहाँ से 8 करते हैं इंटू, तो 8 दिया 24, फिर यहाँ 24 को ऐड करेंगे, ठीक है। ये मेरा अब जो होगा टोटल कार्य तीनों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, लास्ट तक। अब साथ साथ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं। तो 8 4 12 4 16 कैरी 1, 14 4 18 2 20 और 1 21। तो 216 जो होगा इसका अभी जो होगा न्यू टोटल वर्क होगा, ठीक है, न्यू टोटल वर्क। अब क्या करेंगे इसको, अब 216 है, अब तीनों जन लोग करेंगे। तो तीनों क्या करेंगे, 216/4 3 7 और 1 8। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56, यानी 27 जो होगा इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी टोटल काम करने में 27 दिन लगेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में जब आप ट्रेन का पढ़े होंगे तो ट्रेन में क्या होता था, रिलेटिव वेलोसिटी, कि अगर ट्रेन में था कंडीशन, लिख देते हैं, ट्रेन में था कंडीशन क्या, कि अगर डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड जो था वो सबट्रैक्ट हो जा रहा था। ठीक है, और बॉट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बॉट एंड स्ट्रीम में होता ये है कि अगर सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा, इसमें क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। और इसमें क्या, ट्रेन में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन अगर चलता है तो स्पीड ऐड हो जाता था, स्पीड ऐड हो जाता था। और इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये इसका पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन चलता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब बोला नाव को धारा की दिशा में, यानी डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, एक ही दिशा में दोनों बह रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग को स्पीड को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो हम लोग को टाइम ही निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 110 किलोमीटर, और स्पीड 17 + 5 हो जाएगा 22। अब इसको काटेंगे तो 22 × 5 = 2 से। ठीक है, तो 5 आवर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 300 मीटर की दूरी से, एक सेकेंड यार, चलिए, दिया हुआ 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। ठीक है, पुलिस को देखते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। तो कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी जो है वो चोर को पकड़ लेगा। दैट मीन्स डिस्टेंस किसका पूछ रहा है, पुलिस का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या, ये दिया हुआ, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया, 11 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। अगर चोर जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा, अगर पकड़ेगा तो एक ही दिशा में दौड़ना होगा तभी पकड़ सकता है। तो क्या हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी, स्पीड जो होता है हम लोग का घट जाता है। तो 13 में 11 जाएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ है हम लोग को क्या, कि किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में आपको पूछ रहा है कितना दूरी होगा। तो ये मीटर जो है दूरी, उसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 300/1000 करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, 10 है, यानी 0.3 जो होगा वो इसका किलोमीटर होगा, 0.3 किलोमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर के बाद ये पकड़ लेगा। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू यहाँ कितना है, 0.3 बाई स्पीड कितना है, 2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0, यानी 3/20 आवर हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पूछ रहा है जो हम लोग को, वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है पुलिस कितना देर में चोर को पकड़ लेगा, कितना किलोमीटर की दूरी पे। तो अब लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना है, 13 × 3/20। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 39/20। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से 20 से कम 20 बच गया, 19 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 20 9 80 से, 20 9 80 से बच गया 10, तो 20 25 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना देर में पकड़ेगा, 1.95 किलोमीटर में जो है चोर जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ से 1.95 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा R और P मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन Q और R ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को जो है वो शेष कार्य पूरा करने में P और कितने दिन का समय लगेगा। तो चलिए दिया हुआ है कि PQ 30 दिन में, तो 30 दिन, यहाँ QR 24 है तो 24, और RP जो है वो 20 दिन, यानी इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, LCM लेने से 120। लेकिन क्या होता है, जब दो लोग मिल करके काम करते हैं तो इसका जो होता है टोटल वर्क वो 2 का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, जब दो मिल करके काम करता है तो 120 दूना 240, 240 इसका टोटल वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बोल रहा है कि Q और R ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो सारे को 10-10 दिन तक काम करवाते हैं, फिर Q और R को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका इफ़िशियंसी जो होगा तो वो कितना हो जाएगा, 30 चौके 20 से, 24 25 20 से, और 20 छक 20 से, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 5 11 4 15, 15 दे हैं 150। तो यहाँ से जो है 150 काम हो जा रहा है, 150 काम हो जा रहा है। अब क्या है, इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना रिमेनिंग जो बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा, वो कौन करेगा, P के द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया 0 15 14 9, ये 90 हो गया। तो 90 काम जो है वो लेफ्ट बचा हुआ अभी तक। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, शेष कार्य P कितने दिनों में कंप्लीट करें, तो P का पहले हम लोग को इफ़िशियंसी निकालना होगा। तो P का इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए P प्लस Q, अब यहाँ से जो है P प्लस Q माइनस Q माइनस R, या तो यहाँ पे जो है Q प्लस R माइनस प्लस PR करते हैं तो शायद हम लोग का वैल्यू P का आ जाएगा। देखिए P प्लस Q माइनस R प्लस P प्लस R, यहाँ पे प्लस लिखना था, P प्लस R। ठीक, अब देखिए R से R कट गया, ये Q से Q कट गया, अब क्या बच गया हम लोग का 2P। यानी इस तरह से क्या हो जा रहा है, हम लोग का यहाँ पे P का वैल्यू आ जा रहा है, दैट मीन्स ये मिडिल वैल्यू को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिडिल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P का इफ़िशियंसी जो है वो आ जाएगा। तो कितना, 4 और 6 10 में 5, तो बच गया 5, तो 90/5। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 25 90, बोल रहा और कितनों दिन में काम, दिनों का समय लगेगा, और कितने दिनों का, तो यहाँ 18 25 90। ठीक है, तो ये 18 दिनों का काम और लगेगा, तभी ये काम जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। ठीक है, तो कितना हमारा जो बचा वो कितना बचा, 70%। ठीक है, हालांकि सुखवीर वस्तुओं का उस मूल्य को बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तुओं को क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। तो बोल रहा है
कि सुखविंदर जो है कुछ सामान खरीदा जिसमें कि उसका 30% खराब हो गया, उसको बेच नहीं पाया, ठीक है। और जो बचा हुआ वस्तु था उसको 19% लाभ पे बेचा, ठीक है। यानी 70% जो सामान बचा था वो कितना पर बेचा, 19%, यानी 119 हो गया। इतना लाभ पे उसने बेचा। तब बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा जिससे कि उसे 19% का लाभ हुआ। तो देख लेते हैं, यहाँ से 70 से काटेंगे तो यहाँ 70/100 होगा, ठीक है। यहाँ 10 कटा, 17 सत्ते 19 से ये जो है 10 वो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 170। अब 170 हो गया यहाँ से। अब क्या होगा यहाँ से 170 हो गया। तो यहाँ क्या था, पहले चीज़ें 100 की थी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक सेकेंड देखिए, ये 70 का वैल्यू जो है वो कितना 119 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो 100 के बराबर हम लोग को पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है। तो 119/70 इंटू 100। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो ये 0 0 कट गया, यहाँ से 17 और यहाँ कितना 10, यानी 100% किसके बराबर हुआ, 170 के बराबर। तो पहले चीज़ें थी वो 100% थी, अब कितना हो गया 70। दैट मीन्स क्या हो 170, तो अंतर कितना है 70। तो 70% जो होगा इसका अधिक मूल्य पे बेचेगा तभी इसको 19% का लाभ होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 70%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यू है और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करें। परपेंडिकुलर हाइट, जैसे कि एक शंकु बना देते हैं। तो दिया हुआ इसका आयतन दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो है ये रेडियस जो होगा ये रेडियस हो जाएगा 7। आपसे पूछ रहा है ये हाइट, ठीक। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 7, और एच हम लोग से पूछ रहा है तो एच लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन पाई दिया हुआ था तो पाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पाई का पाई ही रहने देते हैं। और ये 196 है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 96 पाई था, तो यहाँ से पाई और ये पाई कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 8 56। यहाँ से काटते हैं तो 7 चौके 28। अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 3, यानी 12 हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। चलिए यहाँ से आंसर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये जो है एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वे उस प्रकार ये से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में शुरू होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए बारी बारी से जो काम करता है बस सेम ही बनेगा ये भी। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, 8 और 7 दिया हुआ है, 8 और 7 दिया है। अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, तो ये दोनों नंबर है, इसका जो होगा एलसीएम कितना हो जाएगा 56। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसका इफ़िशियंसी अगर निकालते हैं यहाँ से ये और ये बी का, तो कितना हो जाएगा, पहला 8 दिन में कर रहा है तो ये 7 होगा इसका इफ़िशियंसी, और इसका कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, बारी बारी से ये से शुरू किया जाता है और बारी बारी से करता है। तो ठीक है, 8 और 7 15 हो गया।
तो ये 56 है बटे 15। अब 15 का इतना बार में मल्टीपल करना है कि 56 के करीब नंबर पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे तो 15 चौके 60, इससे पार हो जा रहा है तो 3 बार जाएंगे, 15 तिया 45, तो 3। अब 2 लोग कर रहा है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डे होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो, 15 तिया 45, अब बच गया कितना हम लोग का, 5 और 6 11, 11 बच गया। अब 11 बटे 15, अब 11 जो है काम वो कौन करेगा, ये करेगा पहली, तो 11 पहला दिन कौन कर दिया, फिर 11 में से ये करेगा, तो ये कितना दिन, एक दिन करेगा, तो 7 घटाएंगे तो 11 में 7 घटेगा, बचेगा 4। तो यहाँ से कितना हो गया आपका +1। अब जो 4 बचा वो बी करेगा, चूँकि पहला दिन तो ये कर चुका है, अब बी करेगा तो 4 बटे 8 यानी 4 दूना 8। अब क्या 1 बटे 2 आ गया, 1 बटे 2 आया यानी 0.5 हो जाएगा इसका डिवाइड करने के बाद। तो 3 दूना 6 और 1 7, तो 7.5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित किया, अमान्य मीन्स इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड घोषित किए गए हैं, तो चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अमान्य जो निकला है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 146 इंटू, एक सेकेंड, 146,000 इंटू 95/100, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 19 पच्चे 95 और यहाँ पे 20 पच्चे 100। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये कट गया 0 0, अब एक बार और कट जाएगा तो 2 से काटते हैं, तो 7 दूना 14, 2 तिया 6 और 2 0 इधर है, तो ये पूरी तरह ख़त्म हो गया, ठीक। अब इसका देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 19 तिया 57, 7 5, 19 सत्ते 33 से और 5 138 यानी 1,38,700 इतना आया जो वैलिड है, ये वैलिड वोट है। अब बोल रहा है चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 75%, अब इसका क्या करना है, 75% हम लोग को निकालना है। तो देखिए 75% को हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में 3/4, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोग को सॉल्व करने। और ऐसे अगर देखना है तो 75/100 कीजिए, और यहाँ 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो 3/4 आ गया, इसीलिए डायरेक्ट 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं इसको हम लोग। तो चलिए 3/4 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, बच गया 1 पर 8 18, 4 चौके 16, 4 चक 16, बच गया 2, 2 पर 7 27, तो यहाँ से 4 सत्ते 28, 4 छक 24, 4 छक 24, बच गया 3, 4 सत्ते 28, बच गया 2, 4 पच्चे 20, ठीक। अब देखिए इतना कट के आ गया, अब 3 बचा है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 6 7 5 इंटू 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15। अब देखिए यूनिट प्लेस में जो है 5 एक ही नंबर में है जो कि ये है, तो आप जो है बिना सॉल्व किए इसको टिक कर सकते हैं, या तो सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 7 तिया 21 और 1 22, 2 6 तिया 18, 2 20, कैरी 2, 4 तिया 12, 2 14, कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो यहाँ से क्या आ गया, 1,04,025। तो आपका आंसर आ गया वही जो पहले टिक किए हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। अब इसमें क्या करते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो जो शेषफल बचेगा ना
उसको सबसे पहले सारे नंबर में से घटा देंगे। तो 261 में जो है यहाँ 5 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 256। ठीक है, अब इसमें अगर 5 घटाते हैं, इसमें अगर 5 घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 848। ठीक, 848 5 53। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1216, 16 और 5 21। तो इस तरह से ये 3 नंबर आया। ठीक है, अब देखना इसका फैक्टर हम लोग करेंगे। अब फैक्टर करने से जो है जो बड़ा नंबर कॉमन आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 16 लिख देते हैं। अब इसमें भी करते हैं 16 का मल्टीपल, 16 × 5 = 80, पहले 16 रखते हैं, 16 × 5 = 80 और 16 × 3 = 48, 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48। यहाँ से क्या करेंगे, इसका हो जाएगा आपका 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 72 से 16 × 7 = 72 से 112 9, 16 × 6 = 96। तो देखिए यहाँ पे 16 जो है तीनों में कॉमन है, 16 तीनों में कॉमन है, लेकिन और जो नंबर बचा है क्या उन लोग का फ्रैक्शन होगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 16 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई और वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो रेडियस दिया हुआ है 7 और एल जो होता है, एल दिया हुआ है 10, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का πr/l। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर कितना दिया है मेरा 7 और तिर्यक ऊंचाई दिया है 10। यहाँ 7 7 कट गया, कितना हो गया 22, 222। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट दिया है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के बीच का अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करें, जबकि उनकी केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो ठो होता है, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और दूसरा होता है क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है पहला यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डी का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका ये रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से जो है ये याद रख ले और यहाँ से इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर पूछ देगा तो बिना फार्मूला का आप इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसका फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस दिया 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 6 और 4 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ कितना हो गया 196 में 100 घटाएंगे तो 96। अब इसका हम लोग फ्रैक्शन ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना हो 24 × 6 = 96, यानी यहाँ से हो जाएगा ये 24 × 6 = 96। इसको अगर हम लोग काटते हैं 24 × 96 होगा, 24 × 96, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 24 यानी 16 × 96, 16 × 6। ठीक, अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 और √6। ठीक है, यहाँ से 4 √6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक छात्रावास में मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम लोग एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है,
तो एक दिन में कितना ज़रूरत होगा, एक सप्ताह में 217 अंडे की ज़रूरत है, तो एक दिन में ज़रूरत कितना पड़ेगा, तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो 31 अंडे की ज़रूरत होगी एक दिन में। अगर एक दिन में 31 अंडे की ज़रूरत होगी तो दिया है जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो जुलाई का क्या होता है 31 डे होता है, अगस्त का 30 और सितंबर का होता है 31। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 92 डेज होता है। ठीक, 92 डेज, अगर एक दिन का 31 हुआ तो 92 डेज का कितना होगा 92 इंटू 31। तो यहाँ से अगर चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है और 2 जो है आपका ऑप्शन में एक ही है, तो यहाँ से पहला आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको ऐड कर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, 31 दूना 62, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, कैरी 6, 31 नौवा जो होगा वो हो जाएगा 1 9 3 27, 279, 279 और 6 285, तो यहाँ से 28 52 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2। अब अर्ध संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब बोला है दोनों का अंतर जो है वो निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 1 हो यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 पाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला पे डिपेंडेंट था, तो फॉर्मूला जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिया हुआ एक दुकानदार को 55 रुपये प्रति किलोग्राम और 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण औसत लागत 65 किलोग्राम हो जाए। तो ये जो है क्वेश्चन एलिगेशन से बनेगा। तो एलिगेशन में क्या होता है 55 70 और यहाँ हो जाएगा 65 जो औसतन बोला है वो। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है ये 5 और यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10, तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 1:2, 2 बचे 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वृत्त के त्रिज्या खंड के का परिमाप 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा तगड़ा है। ठीक है, इसको जो है कंसेप्ट अच्छे से सीख ले ताकि आगे दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है त्रिज्या खंड का परिमाप को पी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे रेडियस जो है वो दिया हुआ है 3। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्या P इक्वल टू यानी पेरीमीटर ऑफ त्रिज्या खंड। ठीक है, सेक्टर उसको बोलते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू थीटा आर प्लस 2r, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको याद रखना है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया है 24 इक्वल टू थीटा आर कितना दिया है 3, तो 3 थीटा प्लस 2r यानी 3 दूना 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 में 6 गया तो 18 यानी 3 थीटा इक्वल टू 18 यानी 3 6 यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या खंड का एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू 6 जो है वो रेडियन में दिया है, तो 360 डिग्री को भी जो है हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला थीटा बटे 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब थीटा का वैल्यू 6 दिया है तो यहाँ पुट करते हैं तो 6/2 पाई 6/2 पाई इंटू पाई और आर का वैल्यू 3 है तो 3 तिया 9, यहाँ से पाई पाई काटती है 2 3 जा 6 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो 27 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है। यानी है जो मेरा एमपी है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, 75%। यानी अगर सीपी 100 है तो अंकित मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी वो 175 हो जाएगा। और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। अगर 40% छूट दी जाती है तो हम लोग को लग कितना रहा है 60%। तो 175 का जो है 60% निकालेंगे, 60/100। ये कट गया, 2 पच्चे 10, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 3 पच्चे 15, 2 5 पच्चे 25, यहाँ से 2 तिया 6, 35 तिया कितना होता है 105। यानी कितना था सीपी 100 है, ये आपका कितना क्या आ गया, ये है एसपी, ठीक है, ये है एसपी। तो 100 से ये 105 हो गया, यानी 5% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 45 डिग्री और एक की लंबाई यहाँ त्रियक की लंबाई होगा, त्रियक लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, अब थीटा का इक्वल टू वैल्यू कितना दिया 45। ठीक है, अब 45 दिया हुआ है तो अगर L का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अगर हम लोग को निकालना होता है रेडियस या तो आपका ये क्या बोलते हैं सेक्टर, हाँ लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है तो हम लोग कभी भी जो है एंगल जो दिया रहता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में। अब बोला जाए कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल उपाय क्या होता है, आप इसको कर सकते हैं 45 इंटू पाई/100। ठीक है, चूँकि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक, तो आप इस चीज़ को कर देंगे तो यहाँ से कितना 45 चौके 80 यानी पाई/4 जो होगा इसका रेडियन हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया पाई/4 इक्वल टू एल जो है वो 22 दिया है। अब हम लोग को रेडियस पूछा है तो रेडियस करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और है, पाई का वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ये क्या बोलते हैं मेंसुरेशन। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो 22/7/4 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 22/R। तो यहाँ से 22 और ये 22 कट गया। अब क्या हो जाएगा R का वैल्यू जो है वो 7 चौके 28। तो R का वैल्यू जो होगा वो 28 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट का क्वेश्चन होगा आज का, और आपका 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 1 + sin² 2a माइनस cos² 2a इंटू cos² 2a का मान cos² ये का मान क्या होगा। चलिए, दिया हुआ इस तरह से 1 + sin² ये माइनस cos² ये इंटू cos² ये, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आपको फॉर्मूला कुछ जानना होगा, जैसे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो 1 माइनस, अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहे तो 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin² थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस cos² ये है, तो 1 माइनस cos² ये प्लस sin² ये हो गया इंटू cos² ये। अब इसको हम लोग कितना क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या sin² ये। तो यहाँ से लिखेंगे क्या sin² ये प्लस sin² ये इंटू cos² ये। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 2 sin² ये इंटू cos² ये। अब साइन ये और cos ये जो cosec ये जो होता है वो कट जाता है अगर मल्टीपल में होता है तो आंसर कितना आ गया 2।
तो 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब कटता क्यों है वो भी दिखा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है 1 बाय साइन थीटा, ये चीज़ होता है। अगर यहाँ पे हम देखते इस जगह पे तो क्या था 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा था तो क्या लिख सकते थे यहाँ पे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखते। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बच गया 2, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग काट दिए। चलिए देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।